ठीक है ना। तो राजनीतिक प्रभाव में देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किया था तो तुर्की सत्ता की नींव डाली। तो मैं तुर्की सत्ता की नींव, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये जो लाइनें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर तुर्की सत्ता की नींव डाली थी। किसने तुर्की सत्ता की नींव किसने डाली थी? महमूद गजनवी ने डाली थी। ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध विनाशकारी सिद्ध हुआ, हम जानते हैं। चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान, इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब पराजित हो गए थे, फिर गजनी में जाकर मृत्यु हो गई थी। तो तराइन का दूसरा युद्ध बहुत विनाशकारी सिद्ध हुआ। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गौरी को। देखो, तुर्की सत्ता की नींव डाली महमूद गजनबी ने, और तुर्की सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? गौरी है ना, गौरी है। तो दो चीज पता चल गई। तुर्क शासकों ने अपनी कुशल युद्ध नीति व भारतीय शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाकर बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को एक बार दो बार और पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि वो कह रहे हैं कुशल युद्ध नीति। तुर्की शासकों के पास कैसी नीति थी? कुशल युद्ध नीति थी। और भारतीय शासकों की दुर्बलता, भारतीय शासक एक्चुअली में दुर्बल नहीं थे, वो दुर्बल हो रहे थे, ठीक है ना। वो आपस में लड़ने के चक्कर में वो क्या है, दुर्बलता में आ गए थे। वरना राजपूतों का और हमारे जो भारतीय राजा थे उनका कोई जवाब नहीं था, ठीक है ना। उनके, ऐसा कहा जाता है कि उनके जैसी तलवार बाजी पूरी दुनिया में उस समय कोई नहीं करता था, ठीक है ना। लेकिन ये तुर्क लोग क्या थे, इनके पास अच्छे घोड़े थे, बढ़िया थोड़े तेज तर्रार सैनिक थे, ठीक है ना। तो आपको और भी चीज़ें थी काफ़ी सारी, तो इस कारण से आगे निकल गए। मुझे लगता है ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई है। सत्ता की नींव डाली थी महमूद गजनवी ने, वास्तविक संस्थापक था गौरी, और हमारे हार के कारण इन्होंने क्या किया? सामंती सरदारों का अंत कर दिया। सामंती व्यवस्था होती है ना, फ्यूडलिज्म, और फ्यूडलिज्म का एंड कर दिया इन्होंने सामंती सरदारों की राज। अच्छा, सामंती सरदार समझ में नहीं आया होगा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया और सभी टुकड़ों पर एक एक व्यक्ति को वो कर दिया अपॉइंट, और वो व्यक्ति उस क्षेत्र को देख रहा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति सामंत कहलाएगा और ये व्यवस्था सामंती व्यवस्था कहलाएगी। राजा की उपाधि किस थी? सुल्तान। राजा को किसकी उपाधि मिलने लगी? सुल्तान। ये राजनीतिक प्रभाव थे ना। हमारे तो आपको पता ही है, हमारे उसमें पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर, महाराजाधिराज, ऐसी उपाधियां लेते थे। इन्होंने एक नई उपाधि का वो किया, स्टार्ट किया, किसकी? सुल्तान की उपाधि। इनका जो प्रमुख मंत्री होता था वो क्या होता था? वजीर। हमारे उसमें कहते हैं प्रधानमंत्री, क्या होता है? प्रधानमंत्री, पुरोहित, ये होता था प्रमुख पद। लेकिन इनके समय पर प्रमुख पद क्या हो गया? वजीर। शतरंज खेली ना, वजीर, पता है कितना प्रमुख होता है? पूरे शतरंज में राजा इतना प्रमुख नहीं होता जितना वजीर होता है। वो वजीर अकेला राजा को बचाने के चक्कर में मतलब इधर उधर कहीं पे भी, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, वो कहीं भी जा सकता है वजीर, ठीक है ना। ये वजीर कहीं पे भी जा सकता है और कितने ही कदम जा सकता है, सामने कोई नहीं होनी चाहिए। ये भारत का मैप है और ये है दिल्ली। दिल्ली के इस जस्ट इधर पे है हमारा उत्तर प्रदेश, उस तरफ है हरियाणा, है ना, तो बीच में है दिल्ली। तो ये था हमारा ये राजनीतिक प्रभाव, हमने देख लिया और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना भी आया थोड़ा समझ में आया, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी को आप बता सको कि हम, मैं बताता हूँ तेरे को तुर्की आक्रमण के राजनीतिक प्रभाव, साला क्या क्या प्रभाव हुए थे। सामाजिक प्रभाव में अगर बात करें तो तुर्कों को में सामाजिक एकता थी, क्वेश्चन मार्क लगा, याद रखना। तुर्कों में सामाजिक एकता थी। इस्लाम ने समाज को एक रहने की प्रेरणा दी। नीचे देखो, दोनों कथन आधे सत्य हैं और आधे असत्य हैं, मतलब वास्तविकता। तुर्कों में सामाजिकता थी और इस्लाम ने समाज को एक रहने की प्रेरणा दी, लेकिन आधे तो सत्य हैं लेकिन आधे असत्य भी हैं। देखो कैसे। तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण गुलामों की संख्या बढ़ गई। तुर्की आक्रमणकारी आए और भारत में गुलामों की संख्या बढ़ गई। तो भैया फिर जब तुम गुलाम रख रहे हो तो फिर काय की एकता है तुम में, और तुम क्या एक रहने की क्या प्रेरणा दे रहे हो? तुम तो खुद में ही बंटवारा तुम वैसे ही कर रहे हो, ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हो। काय की सामाजिकता? सामाजिकता का मतलब होता है समाज में सभी लोग क्या हो, इक्वल हो। लेकिन यहाँ तो तुमने ही खुद ने बंटवारा करके रखा हुआ है, आधा आधा ऊपर नीचे। मुस्लिमों में नस्लगत भेदभाव था। मुस्लिमों में कैसा भेदभाव था? नस्लगत। देखो क्या बोला, समाज में एक रहने की प्रेरणा देते थे और सामाजिकता थी। ये बात बहुत गलत साबित हो रही है। मुसलमानों में नस्लगत भेदभाव का मतलब है ये प्योर मुस्लिम। दो तरह के मुस्लिम थे, एक ये प्योर मुस्लिम होते थे, वो कहाँ से होते थे? जो तुर्की जो लोग होते थे वो प्योर मुस्लिम थे, और जो हमारे भारतीय लोग मुस्लिम बनते थे वो प्योर मुस्लिम नहीं कहलाते थे, मतलब कि वो भारतीय मुसलमान कहलाते थे। क्या कहलाते थे वो? भारतीय मुसलमान। तो तुर्की लोग अपने जो प्योर मुस्लिम्स होते थे वो उनको तो बहुत अच्छी नज़रों से देखते थे, लेकिन जो भारतीय मुस्लिम होते थे उनको बुरी नज़रों से देखते थे। तो वो ये नस्लगत भेदभाव था, है ना। सामाजिक प्रभाव इतना समझ में आया, और देखते हैं सामाजिक प्रभाव। तुर्कों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया और वो क्या कहलाए? भारतीय मुसलमान। ये बात आप जानते हो। के एम लाल के अनुसार, देखो फ्रेंड्स, जो मैं लिखता हूँ ना, इनके अनुसार उनके अनुसार, ये मेरा मन से नहीं रहता, ये वास्तव में इन लोगों ने कहा हुआ है ना। ये सब एनसीईआरटी से उठाई हुई चीज़ें हैं ना। तो इतिहास को मैं तो लिख नहीं सकता और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं वो चीज़ जो मुझे नहीं पता होगी। मैं मतलब पूरी पूरी चीज़ें बुक से ही उठाऊंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी से उठाऊंगा, सतीश चंद्रा से, रामचंद्र शर्मा से, इन्हीं से उठाऊंगा और मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। मैं तो गूगल पे भी विश्वास नहीं, सही बताएं तो। के एम लाल के अनुसार
तुर्क सुल्तानों ने हिंदुओं की संख्या धर्म परिवर्तन कराकर 1/3 कर दी। क्या बोल रहे हैं कि लाल कह रहे हैं कि तुर्क सुल्तानों ने हिंदुओं को इतने धर्म परिवर्तन करवाया कि उनकी संख्या 1/3 कर दी। तो देखो ज़्यादा अति हो गई है, तो ठीक है धर्म परिवर्तन करवा ले, 1/3 है बहुत हो जाता। अलबरूनी के अनुसार, अलबरूनी क्या बोलते हैं, अलबरूनी के अनुसार हिंदू धूल के कणों के समान इधर उधर बिखर गए, देश की समृद्धि को नष्ट कर दिया। अब इसको नेगेटिव में भी ले सकते हो और पॉजिटिव में भी ले सकते हो, मैक्सिमम पॉजिटिव में लेना चाहिए। कैसा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुर्कों का आक्रमण इतना भीषण था कि इधर उधर बिखर गए पूरे हिंदू, ठीक है ना, और देश की समृद्धि नष्ट हो गई। हमारा देश बहुत ज़्यादा समृद्ध था, उसकी समृद्धि नष्ट हो गई। अन्य इतिहासकारों का मत है, अन्य इतिहासकारों का ये कहना है, इतिहासकारों का कहना है भारत के निम्न वर्ग, ये बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूँ शॉर्ट में से पॉइंट लिख देता है, मैंने पूरा लिखा हुआ है। कुछ लोगों का, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, इनको आदत है कि वो ऐसा कर लिखा हुआ अच्छे से पढ़ लेते हैं। भारत के निम्न वर्ग जैसे जुलाहे, कसाई तथा जाति बहिष्कृत लोग, जो भारत के जो निम्न वर्ग थे, निम्न वर्ग में आते ना, जाति बहिष्कृत लोग ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। बात समझना, इतिहासकार कह रहे हैं कि भारत के निम्न वर्ग के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, ठीक है, खुद से, इच्छा से। निम्न वर्ग ने जजिया कर से बचने हेतु जजिया कर के डर से इस्लाम धर्म स्वीकार किया। देखो समझो बात को, एक तरफ है हिंदू धर्म और एक तरफ है मुस्लिम धर्म, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का, मैं खुद का नहीं बता रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैं इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं अपन, है ना, कंट्रोवर्सी करने से। देखो हिंदू, अब हिंदू में बहुत सारे हिंदूस हैं, ठीक है, इनका ये कहना है, इसमें क्या है, निम्न वर्ग के भी हैं, तो निम्न वर्ग के हिंदू है। अब ये मुस्लिम धर्म है, अब ये निम्न वर्ग के हिंदुओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है अत्याचार, इस धर्म से अत्याचार हो रहा है, इस धर्म में उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ये कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। तो इनको क्या रोशनी दिखाई दी, मुस्लिम धर्म की, कि यार मुस्लिम धर्म में नहीं होता यार ऐसे, इतना जो है, इतना हमारे अभी तक इन्हें क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो इनको ये लग रहा है ना हम तो बहुत तृप्त हो चुके हैं इनसे, हम पे इतना टैक्स लगाते, इतना करते हैं, हम तो हमें शूद्र बना दिया, क्या बना दिया, हमें शूद्र बना दिया, हम तीनों की सेवा ही करते रहें और कुछ ना करें। इन्होंने कहा मुस्लिम धर्म अपना लो, ठीक है, एक चीज। दूसरी लाइन में क्या लिखा, जजिया कर। देखो हिंदू, अगर ये हिंदू रहते, निम्न वर्ग के लोग वैसे तो क्या देते हैं, कर देते हैं, वैसे तो नॉर्मल कर देते हैं, लेकिन अगर हिंदू रहते तो एक कर आया था नया, जजिया कर। कौन सा कर आया था, जजिया कर। ये जजिया कर उन लोगों पर लगता था जो मुस्लिम नहीं थे। तो सीधी सी बात है, बेचारे एक तो नॉर्मल कर दे रहे हैं राजा को, दूसरा ऊपर जजिया कर भी देंगे, तो जजिया कर कहाँ से आया कर, ठीक, जजिया कर कहाँ से आएगा, है नहीं, इतना पैसा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जजिया कर के डर से, उन्होंने कहा मुस्लिम धर्म अपना लो, जजिया कर नहीं देना पड़ा, मुसलमान बन जाएंगे तो फिर काहे का जजिया कर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई हो तो देखो, अभी अगर ये चीज़ें मेरी समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। मेरे को कुछ नहीं मिलता लाइक करने से, बस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लोगों को बताता हूँ मैं, लोगों को बताता हूँ कि देखो मेरी वीडियो पर लाइक आया हुआ है, ठीक है, जैसा मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें, ईशामी के अनुसार तुर्कों के साथ विभिन्न देशों से कारीगर व शिल्पकार आए। अब बात ध्यान सुनना, ईशामी कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ईशामी बोल रहा है, ईशामी ने कहा है। ईशामी कौन है, इतिहासकार है जो ईशामी है। ईशामी के अनुसार तुर्कों के साथ विभिन्न देशों से कारीगर व शिल्पकार आए, तुर्कों के साथ विभिन्न देशों के से कारीगर व शिल्पकार आए तथा अपने साथ महत्वपूर्ण पुस्तक लेकर आए। बात को समझना, ईशामी बोल रहा है तुर्कों के साथ बहुत सारे कारीगर भी आए, मतलब जो कलाकार होते हैं ना, जो लोग घर वगैरह बनाते हैं, ये सब कारीगर आए और बहुत सारे शिल्पकार आए। और ये आए तो आए, खाली हाथ नहीं आए, देखो कितनी बढ़िया बात है, खाली हाथ नहीं आए, अपने साथ क्या लेके आए, पुस्तकें लेके आए। और जैसे कालीन बुनने वाली पुस्तक, जैसे पुस्तक है ना, पुस्तकें लेके आए, तो कैसी पुस्तकें पूछ सकते हो कि यार, तो वो पुस्तक कैसी थी, जैसे कालीन बुनने की जो कलाकारी होती है उसमें, वो सब, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब जब कोई चीज़ नई चीज़ लेके आएगा तो हम वो सीखेंगे, ठीक है, बस इसलिए बताया। प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार तुर्कों के आक्रमण के बाद भारत के आर्थिक जीवन में भारी विकास हुआ। तुर्क जब भारत में आए तो हमारे भारत के आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। यह विकास मुसलमान कारीगरों और व्यापारियों के आगमन से हुआ। यह अपने साथ कई नई तकनीक लेके आए। देखो ऐसा समझो, मान के चलो अपन कोई चीज़ बनाते हैं और कोई चीज़ अपन बनाते हैं हाथ से, ठीक है, कोई चीज़ अपन बनाते हैं हाथ से और बढ़िया बना रहा है, लेकिन हमें मतलब एक कपड़ा बना दिया, ठीक है, ऐसा फॉर एग्जांपल समझना मेरी बात को, कि हमने एक कपड़ा बनाया और वह बहुत बढ़िया लग रहा है, रेड कलर का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन एक बाहर से कोई व्यक्ति आता है, उसको पता क्या कलाकारी आती है, उसको बनानी आती है एक बॉर्डर, मतलब उसको एक चमकदार कपड़ा बनाता है और उसका कपड़े में क्या कर देता है, एक बॉर्डर लगा देता है किनारे पे और अच्छा लगने लगा कपड़ा। तो हमने क्या सीखा इससे नई चीज़, अरे यार ऐसे भी कर सकते हैं यार, हमारा तो लाल कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे नॉर्मल भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना अच्छे इसका लग रहा है। तो भाई तूने कैसे बनाया, फिर वो
अपनी तकनीक बताएगा, हम उसे अपनी तकनीक बताएंगे। वो कहेगा अरे यार मेरा तो नीला कलर का, तूने लाल कैसे किया? तो हम उसको बताएंगे कि हमने लाल ऐसे किया, और वो हमें बताएगा ये बॉर्डर कैसे बनाई उसने। तो इस तरह से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें तुर्क लेके आए थे हमारे भारत में, हमने उनसे सीखी नई चीज़ें। 3 विशेष बातें। शहरों का विकास हुआ इस समय, शहरों का, ग्रामों का नहीं हुआ भैया, गाँवों का विकास नहीं हुआ, शहरों का विकास हुआ। सड़कें वड़कें बनाई थी उन्होंने। कारीगरी की वस्तुओं का विस्तार किया, कारीगरी की वस्तुओं का, कारीगरी वही काम वगैरह होता है ना, उस तरह का मकान वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें कारीगरी। और मकान ही नहीं होता है एक्चुअली में, कारीगरी मतलब एक तरह से कलाकारी कुल मिला के, किसी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए उस पर डिजाइन बना देना, ये सब कारीगरी होती है, नक्काशी। व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, व्यापार वाणिज्य क्या मिला? प्रोत्साहन। हमारा जो भारत है, ये भारत में यहाँ पे भड़ोज बंदरगाह है गुजरात में, यहीं से व्यापार चलता था अरबों के साथ, ठीक है ना, ये व्यापार में बढ़ता था। और चूंकि वही लोग यहाँ पर आ गए थे तो और ज़्यादा व्यापार बढ़ने लगा, तो प्रोत्साहन मिला। प्रोफेसर हबीब ने एक बात बोली बहुत अच्छी, मेरा मन कर रहा था, सोचा आपको बता दूं, क्यों ना सोचेंगे। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है इस समय को। प्रोफेसर हबीब ने तुर्कों के जो आक्रमण हुआ था ना, और तुर्कों के आक्रमण के समय जो चीज़ें इतनी सारी विकसित हुई थी, इसको मध्यकालीन अर्थव्यवस्था कहा है। ओके, अब भारतीय कला एवं संस्कृति पर प्रभाव देखते हैं। मेरा फेवरेट रहा शुरू से ही कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखते हैं प्रभाव क्या पड़ता है। प्रथम पहलू, हम पहले पहलू में देखेंगे, और दूसरा पहलू हमारा यहाँ होगा। पहला पहलू, महमूद गजनवी ने भारतीय कला को क्षति पहुंचाई। इस बात से तो हम भली भांति वाकिफ हैं, महमूद गजनवी ने भारतीय उसको क्षति पहुंचाई, ठीक है ना। एक मिनट, तो महमूद गजनवी ने क्या किया, भारतीय कला को क्षति पहुंचाई। आपको पता है ना ये बात, तो मूर्ति भंजक था, बुद्ध शिकन ही था, उसका नाम ही था बुद्ध शिकन, खतरनाक। मथुरा, कन्नौज व सोमनाथ के मंदिरों की मूर्तियों को क्या किया, ध्वस्त किया था। तो ये तो पहला पहलू बता रहे हैं, संस्कृति, ये संस्कृति संबंधित है ना, हमारी मूर्तियां तोड़ी, क्षति पहुंचाई, सब कुछ किया। उपाधि किसकी धारण की, उसने बुद्ध शिकन की, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है भैया। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे 2, एक था बख्तियार खिलजी, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। ये गलत काम, ये भी खराब, गलत काम, गलत बात है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा बनवा दी। लेकिन नीचे देखो, पृथ्वीराज चौहान के किला था एक राय पिथौरागढ़, पृथ्वीराज चौहान का एक दिल्ली में राय पिथौरागढ़ का किला था, उस किले को तोड़वा के बनवाई थी, तो ये तो गलत बात है। और फिर उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया, 2.5 दिन का, जो 2.5 दिन का बोलते, 2.5 दिन का बोलते, वो अजमेर बनवाया था, बहुत अच्छी बात है, बनवा दिया, चलो अच्छी बात है, हमारे भारत में एक स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन बिग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव उनका ही नाम था, उन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था, उस संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनवाया अजमेर में, तो ये तो गलत बात है यार। तो ये था पहला पहलू, मतलब इसमें मैंने आपको गलत चीज़ें बताई। अब बात करें दूसरे पहलू की, तो भारतीय कला संस्कृति प्रभाव, दूसरा पहलू ये कहता है कि तुर्क भारत में स्थापत्य कला की नई शैली लेकर आए। अच्छी बात है, एक नई शैली लेकर, मतलब हम हमारे मैंने बताया था ना आपको, कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जिसमें बॉर्डर, ठीक है, अच्छी डिजाइन बनी थी। तो तुर्क भारत में स्थापत्य की एक नई शैली लेकर आए। इसकी विशेषता क्या थी, गुम्बद, ऊंची मीनार, मेहराब, भूमिगृह, ये सब इसकी विशेषता था। आपने देखो गुम्बद वाले, ये ताजमहल गुम्बद है ना, गुम्बद बना हुआ गोल गोल, इनको मस्जिदों में भी गोल वगैरह बनते थे, पहले नहीं बनते थे, अब बनने लगे। ऊंची मीनार है, और एग्जाम्पल कुतुब मीनार, 4 मीनार, ये सब मीनार है, इनके समय बनी हुई, ठीक है। मेहराब, बड़े बड़े मेहराब बनाते थे ये लोग, सुंदर दिखता था मेहराब से। भूमिगृह में तहखाना, जो घर के नीचे भी एक और नहीं तो कमरा, खुफिया कमरा, वो बनाए, ठीक है ना। उसके बाद तुर्कों के आने के बाद इमारत बनाने में चूना मिश्रित नए मसाले का प्रयोग हुआ। तुर्कों के आने के बाद क्या हुआ कि नए मसालों का प्रयोग हुआ, और उन मसालों में क्या था, चूना मिला हुआ था, ठीक है। उन मसालों में क्या मिलाते थे, चूना, मतलब पहले नहीं होता था ये चीज़ें, ये नई चीज़ें आई हैं, तुर्कों के आक्रमण के कारण ही नई चीज़ें आई हैं, ठीक है। तुर्कों ने इबादत खाने की स्थापना करवाई। किसकी स्थापना करवाई तुर्कों ने, इबादत खाने की। शिक्षा के लिए, मतलब इबादत खाने के लिए उन्होंने मस्जिदें बनवाई, और मस्जिदों में एक तरह से इबादत करते थे ना। इबादत क्या होता है, झुकना, अपने ईश्वर के सामने झुकना, उनके ईश्वर तो अल्लाह, उनके सामने झुकने के लिए इबादत खाने की स्थापना करवाए, जैसे मस्जिद। शिक्षा, भाई शिक्षा, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए करवाए, मदरसे की स्थापना करवाई। शिक्षा जैसे विद्यालय होते हैं, वैसे उन्होंने विद्यालय के स्थान पर मदरसे बनवाए, उनको नाम मदरसे बोलते हैं, ठीक है ना। विजय स्तंभ, मतलब अपनी जीत की खुशी में स्तंभ बनवाते थे, तो वो मीनार है, उनकी विजय स्तंभ कहलाते हैं, मीनार है। कुतुब मीनार का एक एग्जाम्पल है। हिंदी हमारी थी, फारसी उनकी थी, दोनों मिल गई, बन गई उर्दू, ठीक है। दिल्ली कलाओं का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। आज आप जानते हो कि वर्तमान में कि कितना, हुमायूं का मकबरा देख लो, दिल्ली में मिलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के झोपड़े वगैरह सब
ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में मिलेगी आपको, ये कुतुब मीनार दिल्ली में मिलेगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं दिल्ली में। अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत दिल्ली नाम दिया है, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को कह रहे थे, ठीक है ना, तो अमीर खुसरो ने दिल्ली को किस नाम दिया, हजरत नाम दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर 4 था। अब जो अगला हमारा लेक्चर होने वाला है, आपको मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे हैं इस लेक्चर का, ये लेक्चर 5 होगा और ये इसमें बात करेंगे हम दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत कैसे 1206 से लेकर 1526 तक चली। हम 1206 से लेकर 1526 तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत में पहले वंश की बात करेंगे, जो था हमारा गुलाम वंश। आपको वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, आप लाइक भी करते हो, जो लाइक नहीं करते कुछ नहीं होता आपका, बस आपको एक बटन को हिट करना होता है लाइक से। आपके एक हिट करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें।